तो इसी वाइवा की जो ऊपर वाली वीडियोज़ हैं ये देखो, डायबिटीज़ वाली और LFT वाली, वो मैंने पिछले वाले पार्ट में कर दिया था। इसको थोड़ा सा अलग इसलिए किया क्योंकि LFT वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा वीडियो लंबी हो है इसलिए चक्कर में इसको छोड़ के इस वीडियो को छोड़ ना दें, मतलब ज़्यादा लंबी नज़र आती है ना वीडियोज़, तो अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा उसको शॉर्ट कर देते हैं कि एटलीस्ट शॉर्ट है, इस चक्कर में वो देख लेंगे तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अभी इन्होंने पिक्चर दी, वो पूछ रहे हैं कि ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स की जो पिक्चर आती है ना उनमें ये आता है। तो ये पूछते हैं भाई गिवन इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो बस सिंपल सा नाम लिख दो कि ग्लूकोमीटर है, ज़्यादा डिटेल मत लिखना वरना वो गलती निकल सकती है। सीरम प्रोटीन एस्टिमेशन क्या होती है? व्हाट इज़ सीरम प्रोटीन? आवर टोटल सीरम प्रोटीन टेस्ट मेजर्स द टोटल प्रोटीन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड। प्रोटीन टेस्ट एस्टिमेशन में जो हम सीरम इस्तेमाल करते हैं वो सीरम हमें ये बताता है कि हमारे ब्लड में प्रोटीन कितना है। सिंपल। नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल प्रोटीन इज 6 to 7.8 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी आपके टोटल प्रोटीन की रेंज पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर आपके पास 6 से 7 तक जो होती है, 6 से 7.8 ग्राम तक। नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लोब्यूलिन क्या है हमारे पास? 2.3 से 3.5। 6, 7, 8 से आप जो है वो टोटल प्रोटीन याद कर सकते हो, और 2, 3, 3, 5 से आप जो 2, 3 से जो है वो डायरेक्ट के नंबर जो तरतीब से जैसे 1, 2, 3, 4 होता है तो आप ग्लोब्यूलिन याद कर सकते हो। यानी 6, 7, 8 आपका हो गया टोटल प्रोटीन, लिखोगे तो डैश डाल देना, और 2, 3, 3, 5 आपका हो गया ग्लोब्यूलिन। 2.3 से 3.5 तक आपकी पर 2.3 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये ज़रूर लिखना यूनिट्स इसके, अदरवाइज़ नंबर नहीं मिलते। डिफाइन एल्बुमिन। इट इज़ मेड मेनली इन द लिवर। एल्बुमिन आपका मेनली लिवर में बनता है और ये आपके ब्लड को ब्लड वेसल से लीक आउट होने से बचाता है। इट हेल्प्स कीप द ब्लड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अगर किसी को इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपीरा हो जाता है, मैंने क्या बोला? इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपीरा, तो उसके आप अगर भी पिक्चर निकालो वीडियो पॉज करके गूगल से तो आपको पता चलेगा। तो उनकी ब्लड वेसल के अंदर एल्बुमिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन क्या है? 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर। कितनी? 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर। 3, 4, ये देखो यहाँ पे भी वही तरतीब आ गई ना। 3, 4 ऊपर क्या था हमारे पास? 6, 7, 8, नीचे था 2, 3, यहाँ पे है 3, 4। तो मतलब मज़े की तरतीब है ना, ये याद रखने में आसानी है। ग्लोब्यूलिन की है आपके पास, नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन लिखना था तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक में इन्होंने ग्लोब्यूलिन लिख दिया। मैं यहाँ पे इसको अभी के भी एडिट कर देता हूँ। नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन इज़ 3.4 to 5.4। ओके। लिक्विड मेटाबॉलिज्म, अब ये कहाँ पे बनता है? हमने कहाँ पढ़ा था इसको? मेनली लिवर में बनता है। लिक्विड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि भाई लिपिड मेटाबॉलिज्म entails the oxidation of fatty acids to either generate energy or synthesize new lipids from smaller constituent molecules। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि या तो वो ऑक्सीडेशन कराता है फैटी एसिड्स की ताकि एनर्जी बनाई जा सके, जो कि हम एक्सरसाइज कर लेते हैं अगर 30 मिनट से ज़्यादा तो शुरू हो जाता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, या फिर वो स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड से लार्ज जो है वो लिपिड्स बनाता है और न्यू लिपिड्स बना देता है। यानी नए लिपिड्स का बनना या पुराने लिपिड्स का एनर्जी के फॉर्म में टूट जाना आपका जो है वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑफ लिपिड कहलाता है। व्हाट कॉजेज अबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म? अबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म किस चीज़ को बोलते हैं? डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट लिपिड मेटाबॉलिज्म मे बी कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स। कि भाई एबनॉर्मल लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म तब होता है जब आपके पास लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स आ जाएँ, जो कि अगर जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस। लिपोप्रोटीन है मतलब कि आपके लिपिड कहते हैं हम फैट को, जो आपके फैट प्रोटीन्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है अगर उसके अंदर चेंजेस आ जाएँ तो आपको जो है वो एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म हो सकता है। अभी बोल रहा है कि गिवन पिक्चर में आपको क्या दिखाया जा रहा है? तो ये देखो, ये ब्लड फ्लो है, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये साइड पे फैट जमा हो गया जिसकी वजह से ब्लड को जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये है आपका आर्थरोस्क्लेरोसिस कॉज्ड बाय द प्लाक इन द इनर लाइनिंग ऑफ एन आर्टरी। आर्थरोस्क्लेरोसिस यानी एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक ब्लॉकेज हो गई है एक प्लाक की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड जो है आपका गुजर नहीं पा रहा। व्हाट आर द 3 सिम्टम्स ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस? चेस्ट पेन, एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटिग।
चेस्ट पेन, एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फैटिग। ये याद रखना, एग्जैक्टली ये लिखना है तो नंबर मिलेंगे। व्हाट आर द डाइटरी सोर्स ऑफ लिपिड, लिपिड्स के डाइटरी सोर्स क्या हैं? वो आप भाई अंडे हैं, दूध, दही, फिश, नट्स, ये सब लिपिड्स के सोर्स हैं। अभी इन्होंने एलडीएल एचडीएल नहीं बोला, ओके, तो आप लिख सकते हो। व्हाट इज़ प्रोटीन मेड अप ऑफ, प्रोटीन किस चीज़ का बनता है? प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स का मिलकर बनता है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन के 3 टाइप्स पूछे हैं। देयर आर 3 स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, फिब्रस, ग्लोबुलर, मेम्ब्रेन। फिब्रस, ग्लोबुलर एंड मेम्ब्रेन 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल पूछिए इन्होंने। अच्छा, मैं कभी कभी ना फंबल कर जाती हूँ, इट हैपन्स, ज़्यादा बोलने की वजह से ज़ुबान नहीं मोड़ पाती, तो परेशान नहीं होइएगा कि इसको शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। इट इज़ जस्ट कि अब जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ सुबह के 3:45 बज रहे हैं और फंबल हो रहा है थोड़ा सा ना, उस तरह से अल्फाज मुकम्मल निकल नहीं रहे, ठीक है। तो एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स बोलते हैं खुद तो बोलना नहीं आ रहा और हमें पढ़ा रही हैं, होते हैं कुछ इस तरीके के, जिससे मेरे अपने क्लास फेलोज हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर, गिव द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन इंक्लूड्स हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। अब जब ग्लोबुलर प्रोटीन बोल दिया ना तो नाम में ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए, है ना। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, अमाइलेज, इंसुलिन एंड HGC। गिव द एग्जाम्पल ऑफ फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन में आपके पास केराटिन्स, कोलेजिन्स, मायोजिन और एलास्टिन्स आ सकते हैं। अब इस पिक्चर में ये क्या दिखाना चाह रहा है? ये है वॉशोरकर डिजीज़। वॉशोरकर डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। अगर आपके प्रोटीन के डाइट में अंडे, मछली, दूध और गोश्त की कमी होगी तो ये वाली डिजीज़ हो जाती है, वॉशोरकर डिजीज़। What is the cause of scurvy? Scurvy is the state of dietary deficiency of vitamin C। अगर विटामिन सी, जैसे जिन लोगों के अक्सर गले आते रहते हैं ना या मुंह में छाले होते रहते हैं, और मैं उनको बोल दूँ कि यार नींबू पानी पी लो या लेमन जूस, तो वो चिढ़ जाते हैं कि एक तो पहले ही ज़ख्म हो रहा है, ऊपर से लेमन डालने का बोल रही है। हालांकि हमें पता है कि विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, और ख़ुद जाके एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट खा रहे होते हैं और वैसे प्रॉब्लम होती है उनको। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है। 3 सिम्टम ये हैं कि मस्कुलर पेन, भूख लगना बंद हो जाती है, वेट लॉस शुरू हो जाता है और डायरिया हो जाता है। मतलब मस्कुलर पेन, भूख की कमी और वेट लॉस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ विटामिन सी? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग सेल, कीप देम हेल्दी। सेल को हेल्दी रखने में मदद करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, ब्लड वेसल्स, बोन एंड कार्टिलेजेस। आपके बोन, कार्टिलेज और मसल्स को, स्किन को जो है हेल्दी रखती है। अभी पूछा गिवन फिगर में क्या दिखाया है? ये स्कर्वी दिखाई हुई है, caused by deficiency of vitamin C. Carbohydrate, define carbohydrate. Carbohydrate are sugar molecules along with protein and fats. Carbohydrates are one of the 3 main nutrients found in foods and drinks. अगर कार्बोहाइड्रेट को मैं एक चीज़ में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं इसको कहूँगी फ्रेंच फ्राइज़। कार्बोहाइड्रेट लिख दो, फ्रेंच फ्राइज़ लिख दो, एक चीज़। ये शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें प्रोटीन और फैट दोनों होता है। एग्जैक्टली फ्रेंच फ्राइज जिस पे सॉल्ट लगा हुआ होता है, ठीक है ना। यानी दीज आर शुगर मॉलिक्यूल्स along with protein and fats. Carbohydrates are one of the 3 main nutrients found in food and drink. आपके फूड्स एंड ड्रिंक में फैट और प्रोटीन के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 5 टाइप के जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। कौन से? मोनो, डाई, ओलिगो, पोली, न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? ये भी जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। What are the symptoms of carbohydrate metabolism disorder? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? तो सिम्टम्स में इंक्लूड फेलियर टू गेन वेट, आपका वज़न बढ़ना बंद हो जाएगा, वॉमिटिंग, हाइपोग्लाइसीमिया। लिवर, देखो जब उसको बोला है कि वो शुगर मॉलिक्यूल है, जब उसकी कमी होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ऑब्वियसली उसकी कमी होगी तो वेट गेन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो होगी तो फिर आपकी बॉडी में जो जाके क्या बोलते हैं कि ग्लूकोज जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जाके आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया और लिवर डिसफंक्शन एंड किडनी डिफेक्ट्स जो हो सकते हैं। और जब यही चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में हो जाती है तो इन्हीं चीज़ पर ऑपोजिट इफेक्ट आता है, ओके। यानी एक्सेसिव वेट गेन भी होता है, और यहाँ पे वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग का ऑपोजिट कर लें, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है,
और तब भी लिवर डिसफंक्शन होता है और वो जो रिवर्सिबल नहीं होता और किडनी डिफेक्ट सबसे ज़्यादा हो जाते हैं. आइडेंटिफाई द सिम्टम्स गिवन इन द फिगर. अब ये कह रहे हैं कि फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी, ब्लड विजन, बीइंग वेरी थर्स्टी, स्वेट स्मेलिंग ब्रेथ लाइक नेल वर्निश एंड टीयर ड्रॉप स्वेट्स, हाई ब्लड शुगर लेवल्स, नीडिंग टू पी मोर ऑफन. ये तो सारे डायबिटीज़ के, मतलब जैसे ही मैंने पढ़ा ना नीडिंग टू पी ऑफन, मैंने नीचे देखा तो ये लिखा हुआ डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस. ठीक है, तो ये है दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस. अब बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट, बायो एनर्जेटिक्स आता है स्टेशन नंबर 7 में, 6 में आता है. व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट डिस्क्राइब्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एंड ट्रांसफर एनर्जी टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क. वही बायो एनर्जेटिक जो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच है, जो हमने बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, हम उसमें पढ़ते हैं कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को अपने डिफरेंट बायोलॉजिकल वर्क करने में इस्तेमाल कर लेती है. गिव एग्जांपल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स. ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब बायो एनर्जेटिक्स के प्रोसेसेस का पूछ रहा है, वो नाम बताना है. ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड सिट्रिक साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल ज़्यादा एग्जांपल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स. यानी मतलब आपको द वे यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क इज़ नोन एज बायो एनर्जेटिक्स. ठीक है, अब इसके अंदर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सारी चीज़ें जो वो काउंट होती हैं. व्हाट आर द टाइप ऑफ बायो एनर्जेटिक रिएक्शन? बायो एनर्जेटिक के रिएक्शन की कौन से टाइप होते हैं? एक्सोगोनिक रिएक्शन हो सकते हैं, और एक आध और था, वो इसमें मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो हमारे लेवल का नहीं था. क्योंकि डीपीटी और बीटीएस वाली स्लाइड्स हैं. Exergonic reactions refers to chemical reactions that release free energy. They are when they are complete. जब exergonic reaction complete हो जाते हैं तो जो फ्री एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करते हैं जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है उसके टाइम पे. Endergonic reaction, in contrast to exergonic reaction, endergonic reaction are process that consume energy. एक्सरगोनिक रिएक्शन रिलीज़ करते हैं एनर्जी, एंडरगोनिक जो है वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं, इनको चाहिए होती है. ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई साइकिल जो दिया हुआ पिक्चर में, इसको आपने क्या कहते हैं डायग्नोस करना है कि ये क्या सिनेरियो है. पहले पढ़ते हैं. ये पूरा एक साइकिल बना हुआ है. सक्यूनेट, कम्यूरेट, एल्मेरेट, सक्यूलेनेट, सिट्रेट लिखा हुआ है, तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल है. दिस फिगर रिप्रेजेंट द रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? व्हाट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन ओडरलेस, कलरलेस गैस फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स. कार्बन मोनोऑक्साइड एक बग़ैर कोई ना उसमें बू होती है, ना कुछ, ना उसमें कोई कलर होता है. ये गैस होती है जो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल की वजह से बनती है. What carbon monoxide does to your body? Carbon monoxide is harmful when breathed because it displaces oxygen in the blood and deprives the heart and brain and other vital organs. कार्बन मोनोऑक्साइड ख़तरनाक हो सकती है अगर आप उसको ब्रेथ में सांस में ले जाएं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकती है आपके खून में. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ऑक्सीजन से 200 टाइम्स ज़्यादा टेंडेंसी होती है हेमोग्लोबिन के साथ क्या करने की, पेयरिंग करने की या जुड़ने की, या जो भी कह लें. व्हाट इज़ पॉइजनिंग? पॉइजनिंग इज़ इंजरी और डेथ ड्यू टू स्वेलोइंग, इनहेलिंग, टचिंग और इंजेक्टिंग वेरियस ड्रग्स, केमिकल्स, विनोम्स और गैसेस. व्हाट कॉजेज पॉइजनिंग? ऊपर सारे रीजन दे, बट फिर भी इट कैन बी कॉज बाय इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और गैसेस वगैरह की वजह से हो सकती है. व्हाट आर द 3 वाइट पॉइजन? 3 वाइट पॉइजन कौन से हैं? सॉल्ट, शुगर एंड रिफाइंड ग्रेन्स. 3 वाइट पॉइजन हैं. इसको देखो, गौर से पढ़ लो वाइट पॉइजन को. हर सफ़ेद चीज़ को वाइट पॉइजन कहते हैं इन द नेचुरोपैथी. ठीक है, नेचुरोपैथी में उसको जहर कहते हैं. नमक को, चीनी को, और वो जैसे मैदा हो गया, नूडल्स वगैरह खाते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं, सारे जहर एक साथ लेते हैं. चाय बनाते हैं, सफ़ेद दूध की जो जहर है उसमें सफ़ेद चीनी डालते हैं, साथ में सफ़ेद आटे के पराठे बनवा के सफ़ेद घी डाल के सफ़ेद नमक में गूंदा हुआ आटा खाते हैं, और फिर भी जिंदा है, सुपरमैन कहीं के. ओके, सॉल्ट, शुगर एंड रिफाइंड ग्रेन्स.
एंड व्हाट यू आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, और इस फिगर को आइडेंटिफाई करें. इट रिप्रेजेंट्स द रशियोल इंड्यूस्ड कॉन्टैक्ट ऑफ डर्मेटाइटिस is a type of allergy. Contact dermatitis caused by oil radiole found in various plants. तो किसी प्लांट से जो वो लगी हुई ये एक एलर्जी है जिसको हम कहते हैं कि रशियोल इंड्यूस्ड कॉन्टैक्ट ऑफ डर्मेटाइटिस.